जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आज हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं। आपके सब्जेक्ट है हिस्ट्री और इसमें आपका जो मासिक परीक्षा हो रही है, इस मासिक परीक्षा के लिए हम लोग ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐसे प्रश्न का सिलेक्शन किए हैं जो कि बिल्कुल 100% चांस है कि आपको यहीं से सारे क्वेश्चन सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले जितने भी एग्जाम है सारे एग्जाम को एनालाइज करते हुए आपके लिए जो है हिस्ट्री में ऐसे प्रश्न सेलेक्ट किया गया और बिल्कुल आप लोग को आज क्लास एंड तक बनाना है। सारे को आप लोग को टेस्ट लगाना है, जानना है कितने क्वेश्चन आप लोग को पता है या कितने क्वेश्चन आप लोग भूल गए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फाइनली हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि हम लोगों को क्या पूछा जा रखा है। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष स्क्रीन पे, इसको ब्लैक कर दे तो कैसा लगेगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा जा रहा है कुछ इस प्रकार से। पहला नंबर क्वेश्चन कर हम लोग को, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे। तो कई बार मैंने आपको समझाया है, आपको पूछे विशाल स्नानागार, विशाल अन्नानागर, विशाल मूर्ति, जितने भी विशाल वाले वर्ड आए सारे के सारे आप लोग को आंख बंद के मोहनजोदड़ो पे राइट करना है। कहां पे लगाना है? मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज हुई थी 1922 को। बोलोगे किसने खोज की थी, तो सभी का आंसर आना चाहिए राखलदास बनर्जी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आर डी बनर्जी कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं? आर डी बनर्जी कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और यह हड़प्पा की राजधानी थी। बोलेगा हड़प्पा की राजधानी क्या है, तो हड़प्पा की राजधानी मोहनजोदड़ो मानी जाती है। मोहनजोदड़ो जो है इसमें विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, विशाल मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति, इन सारे के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन डी पे राइट करना है। सारी चीज आप लोग को समझ में आ गई। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि लोथल जो है ये किस स्थित है, वो कौन सी जगह पे स्थित है। बताओ अभी करंट में जो लोथल जो है, क्या वो गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में। तो बोलोगे राजस्थान में नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, राजस्थान में आपका कालीबंगान है। ठीक है, राजस्थान में क्या है? कालीबंगान। ठीक है, कालीबंगान जो है राजस्थान में है और जो लोथल है वो गुजरात में है। लोथल में जो है बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? बंदरगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ लोथल में जो है मनके के कारखाने प्राप्त हुए हैं। लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है और ये कहाँ पे है, तो बोलोगे गुजरात में स्थित है। क्लियर है। लोथल में युगल सावधान के भी अवशेष मिले। युगल सावधान मतलब एक व्यक्ति के, मतलब एक पुरुष की अगर मृत्यु हो गई तो साथ में उसकी जो पत्नी है उसको भी जो है दफना देना। ठीक है, जिंदा हो या फिर जला के जैसे भी हो, यानी दोनों इंसान को मार देना, तो उसको कहते हैं युगल सावधान। इसके भी अवशेष कहाँ से मिले? लोथल से प्राप्त हो पाए। क्वेश्चन नंबर हम लोग को तीसरा, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रखा है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है हम लोग को कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। अब मैंने बता दिया आप लोग को, बड़ा में कोई भी चीज आ जाए तो हमारा क्या होने वाला है, वो हमारा होगा मोहनजोदड़ो। चाहे विशाल या बड़ा, जो भी पूछे, जो भी वर्ड दोनों में से, तो आप लोग को लगा देना है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे इस क्वेश्चन का ए पे राइट लगाना। ठीक है, क्वेश्चन ए क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए, जितने बच्चे बताए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान देंगे, पूछ रखा हम लोग को हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। डेफिनेटली आप सभी को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता है उसको कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को तो लौह की प्राप्त थी नहीं, लोहे की ज्ञान थी नहीं, तो लौह तो युग होगा नहीं। तो ऑप्शन हमारा ये तो खत्म हो गया, ए भी तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि जब ए खत्म हो गया तो यहाँ पे ए भी दिया हुआ तो ये भी खत्म हो जाएगा, ए भी बचा हमारा ऑप्शन बी यानी कांस्य युग। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं क्योंकि उसी टाइम पे सबसे अधिक कांसा का उपयोग हुआ था, इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। याद रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर इतने चिप भी लगाए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी। सिंधु घाटी की भी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये जो है सभ्यता है, ये पूरे सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। कहां पे था? बोलोगे सिंधु नदी के किनारे बसा होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि सबसे पहला खोजा गया शहर जो था वो हड़प्पा था, जिस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता कहा गया। इस सभ्यता का अगला नाम क्या है? तो कांस्य युग की सभ्यता। क्यों कांस्य युग की सभ्यता कहा गया? क्योंकि इस टाइम पे सबसे अधिक कांसा का प्रयोग होने लगा, कांसा की खोज हुई थी, इस वजह से इस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीजें आप लोग को याद रखना है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग को 5 पूछा जा रखा है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। हड़प्पा जिसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो बोलोगे दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी बोलोगे कब किया था? तो अपना आंसर होने वाला है 1901
1921 को दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज करता है, जो कि रावी नदी के किनारे से होता है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ये मान लो रावी नदी है, इसी का एक कटा हुआ जो है नदी है, जो सहायक नदी, इसको रावी नदी कहते हैं, ठीक है। तो हड़प्पा जो है यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और इस वजह से हम लोग सिंधु नहीं कह सकते, क्योंकि सिंधु काफी दूर हो गया। इसी का एक रावी नदी का एक टुकड़ा नदी, जिसका नाम है, सॉरी, सिंधु नदी का टुकड़ा नदी, जिसको रावी कहते हैं। तो इस वजह से हमारा हड़प्पा जो हो जाएगा वो रावी नदी के किनारे से हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी जगह आते हैं, कालीबंगान, मोहनजोदड़ो, लोथल, इस तरह के बहुत सारे शहर आते हैं, और ये पूरे शहर को मिला के हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसलिए आपको हड़प्पा अगर सभ्यता पूछे तो हमारा जो नदी हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु नदी। तो हड़प्पा सभ्यता में सारे शहर आ जाते हैं, और सारे शहर जो बसा हुआ है वो किसके, सिंधु नदी के किनारे। लेकिन किसी एक जगह पूछ ले कि हड़प्पा कौन सी नदी किनारे, तो बोलोगे रावी नदी। अगर आपको यहीं पे पूछे कि क्या कहते हैं कि मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे से, तो मोहनजोदड़ो हमारा हो जाएगा वो रावी नदी किनारे, ठीक है। तो याद रहेगा मोहनजोदड़ो रावी नदी किनारे, हड़प्पा, सॉरी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, ठीक है। ये सिंधु है ना, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे, ठीक है। और पूरा हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे, ठीक है। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म आपको पता होगा, अशोक ने जो है सभी धर्मों से अच्छी चीजों को एकत्रित किया था, जमा किया था, और उससे जो भी चीजें जिससे लोगों को ऐतराज नहीं हो, कोई दिक्कत ना हो, उनको अप्लाई किया था, और ये इस चीज का प्रचार प्रसार किया, जिसको अशोक का धम्म कहा गया, ठीक है। तो धम्म की शुरुआत किसने किया था, तो आप सभी को पता हो गया होगा कि धम्म की शुरुआत जो वो अशोक ने किया था। धम्म की शुरुआत किसने किया था, तो बोलोगे सर धम्म की शुरुआत जो किया था वो अशोक ने किया था। आंसर जो हम लोग को सी पे राइट करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है हम लोग को कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। क्या वो हिटलर होगा, नेपोलियन होगा, बिस्मार्क या मुसोलिनी। आप सभी को पता होगा जो समुद्रगुप्त है इसकी तुलना नेपोलियन से की जाती है। किससे की जाती है, नेपोलियन, जो कि यूरोप का था, और इसकी जो है सोच थी पूरे दुनिया में फतेह करना, है ना, पूरे दुनिया में फतेह करना। उसी प्रकार सोच थी समुद्रगुप्त की, इस वजह से जो है समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को बी पे राइट लगाना है। 7 नंबर क्वेश्चन, जितने बच्चे बी बता रहे हो, चलो। शिखा कुमारी, राजपूत, बहुत अच्छा, शेख मुजम्मिल, बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट कर रहा है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को पूछा जा रखा है, कह रहा है कि मौर्य वंश का संस्थापक जो इनमें से कौन था। सबको पता होगा, डेफिनेटली काफी सिंपल इजी क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक पूछ रखा है, बता दोगे आप लोग, बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। तो मौर्य वंश का संस्थापक किसने किया था, आपको पता होगा, जो पहले मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। कौन से वंश था, नंद वंश था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। क्या नाम था, घनानंद या फिर धनानंद, जो बोले आप, ठीक है। अब इसको जो है, इसको अंदर जो काफी ज्यादा एटीट्यूड और घमंड आ गया था, घ से घनानंद और घ से घमंड, है ना, आ गया था। अब क्या हुआ कि इस घमंड को तोड़ने वाला था, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। तो इस वजह से जो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या धनानंद के बीच जो है एक युद्ध लड़ा। क्या लड़ा, एक युद्ध लड़ा, और युद्ध होने के बाद जीत हुई चंद्रगुप्त की, ठीक है। जीत किसकी हुई, तो बोलोगे चंद्रगुप्त की। और इस वजह से चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, मौर्य वंश की। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ए पे लगाना है। पहले था नंद वंश, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, इसको आ गया था घमंड। इसको घमंड जब आ गया तो क्या कहते हैं कि चाणक्य ने एक नया राजा तैयार किया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य वंश का था। ये कौन से वंश का था, ये था मौर्य वंश का। और क्या होगा कि इसका बाद जब जीत हुई मौर्य वंश की, तो हमारे जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई, और वो जीतने वाले कौन थे, चंद्रगुप्त थे। ऑप्शन हम लोग को ए पे राइट करना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा जा रखा है, ये मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी वो 321 बीसी को हुई थी। कब हुई थी, 321 बीसी, यानी 321 ईसा पूर्व। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मूर्ति जो है वो कहाँ पे होती है। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो होती है वो सरवन गोला में होती है। कहां पे होती है, सरवन गोला। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। क्वेश्चन 9 का क्या लगाना है, जितने बच्चे सी लगा रहे हो, चले बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। शिखा मुजम्मिल, चलिए आगे देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कर हम लोग को, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस धर्म को मानने वाले थे। आप सभी को बता दें, जो चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे, और ये लोग जो थे जैन धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे, जैन धर्म को। चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार। क्या था, बिंदुसार, ये भी जैन धर्म को मानते थे। इसका बेटा था अशोक। क्या था, अशोक। और ये भी जो है
जैन धर्म को मानते थे। लेकिन 261 में जब कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद से धर्म को परिवर्तन कर दिया था। धर्म को क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। कौन? अशोक ने। और आ गया कौन से धर्म से? तो अशोक आ गया बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से आ गया? बौद्ध धर्म को अपनाने लग गया अशोक। तो आपको पता होना चाहिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है ये अपना हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार, ये भी जैन धर्म से था। इसका बेटा कौन था? अशोक, ये भी जैन धर्म था। अगर आपको पूछे कि अशोक का जो शुरुआती धर्म कौन सा था, तो जैन धर्म लगाना, ना कि आप लोग बौद्ध धर्म लगा देना। जब 261 में कलिंग का युद्ध लड़ा, उसके बाद ने अपना धर्म को परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में लग गया, और तब से ये बौद्ध धर्म का फॉलोवर हुआ। ठीक है, तो अशोक जो है शुरुआती में जैन धर्म था, बाद में क्या था? तो अशोक बाद में जो है क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाया। अशोक का राजरोहन जो हुआ था वो 269 बीसी को हुआ था। 269 बीसी को हुआ था। इतना चीजें आप लोग को याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन 11 हम लोग को क्या पूछा जा रखा है। निम्नलिखित में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का आपको वो नगर देखना है जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा जो मोहनजोदड़ो है, ये हड़प्पा सभ्यता का नगर है, जिसकी खोज 1922 में राखल बनर्जी ने करता है। लोथल जो कि ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का नगर है। कालीबंगान जो कि राजस्थान में है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। और जिस जहां पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, हल के प्रमाण मिले, हवन कुंड के प्रमाण मिले। ठीक है, लेकिन विजयनगर जिसकी खोज 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और जो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और ये इस साम्राज्य की स्थापना हरियर बुक का 1336 में करता है, जो कि ये हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, यह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पे हम लोग को जो तीन जो ऑप्शन दिया हुआ ये हड़प्पा से, विजयनगर हड़प्पा से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को डी पे राइट लगाना है कि विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। क्लियर? आगे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रखा है हम लोग को, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज जो है किस वर्ष किया था? चलो, काफी सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। पूछेगा दयाराम साहनी जो है हड़प्पा की खोज किस वर्ष किया था, तो डेफिनेटली आपका जो राइट आंसर होना चाहिए सर हड़प्पा की खोज पूछ रखा है, आंसर हम लोग ए पे लगा देंगे 1921 में। कब किया था? 1921। हड़प्पा कहाँ पे है? रावी नदी किनारे। अभी कहाँ पे है? तो बोलोगे पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? तो हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में। ठीक है, कौन सी नदी किनारे? तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए, हड़प्पा से जो कब्रिस्तान के अवशेष मिले, हड़प्पा से मूर्ति के अवशेष मिले, है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, धौलावीरा जो है वो किस राज्य में है? धौलावीरा की बात करें, बताओ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर पंजाब? फटाफट से आंसर करेंगे आप लोग। धौलावीरा जो है किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 13 का बिल्कुल सभी का आंसर अच्छे से, धौलावीरा जो है वो गुजरात में है। कहाँ पे धौलावीरा? गुजरात। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। क्या लगाना है? चलिए, जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन 14 पूछा रखा हम लोग को, मोहनजोदड़ो जो है किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। इसको सिंध का बाग भी कहा जाता है, याद रखेंगे, जो कि एक सिंधी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो बोलोगे सिंधी भाषा का शब्द है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को डी पे राइट करना है। ठीक है, बहुत अच्छा। शेख मुजम्मिल एंड सुबोध मिश्रा, लड्डू, चलिए, गुंजना कुमारी, शिखा कुमारी, बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है वो कहां से प्राप्त हुए थे? बताओ फटाफट से। हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार आप सभी को पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया जो भी विशाल पूछे तो हम लोग को जो है वो मोहनजोदड़ो पे लगा देना है। कहां लगा देना है? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट करेंगे। ठीक है, देखो जो भी बच्चे एडमिशन नहीं किए, आप लोग जो नंबर दिया गया है 82100775, इस नंबर को अपने स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज करेगा, एडमिशन फटाफट से कर लीजिए, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ऑल सब्जेक्ट की। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा। क्वेश्चन 16 करा हम लोग को, मौर्य काल में ब्रहदेव जो है वो क्या था? बताओ 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या लगाओगे? मौर्य काल में जो है ब्रहदेव, बिल्कुल आप लोग को जो है सोच समझ के आंसर करना है। चलो, कुछ बच्चे ने सही बताया भूमिदान, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। काफी बच्चे इस क्वेश्चन पे मिस्टेक कर रखे हैं। ब्रहदेव जो है वो भूमिदान को कहा गया है। ऑप्शन सी लगाएंगे 16 का। ठीक है, बहुत अच्छा। शेख मुजम्मिल, वेरी गुड। राजपूत, डी बता रहे हो, डी नहीं लगाना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है वो क्या था? चलो, अभी देखो क्वेश्चन आ गया। अभी मैं आपको समझाया था अशोक के धर्म के बारे में, पूछ रखा अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो है वो आपको निकालना है। तो बोलोगे सर अशोक जो है जैन धर्म को मानता था, लेकिन व्यक्तिगत यानी खुद से जो वो चेंज किया, व्यक्तिगत मतलब अपना फैसला,
उसका खुद का मानना, ठीक है, तो वो बौद्ध धर्म में परिवर्तन कर गया था। तो बोलोगे सर ऑप्शन ए पे राइट लगाएंगे। 17 का आंसर क्या लगाएंगे? चलिए जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हो बिल्कुल राइट होगा, काफी बच्चे बी लगा रहे हो, जैन धर्म नहीं लगाना है, अभी समझाया फिर भी आप लोग भूल गया। व्यक्तिगत का मतलब था पर्सनल, है ना, अपना। कह अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश भेजा था? बताओ फटाफट से। तो आपको पता होना चाहिए जो श्रीलंका जो है जिसको सिंहल द्वीप कहा गया था उस टाइम पे श्रीलंका भेजा था अशोक ने, किसको? महेंद्र और धर्म क्या कहते हैं संघमित्रा को। तो इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे सी बताए हो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को कहा जा रहा है अशोक किस वंश का शासक था? बताओ फटाफट से। अशोक जो है वो किस वंश का शासक था? अभी मैंने आप लोग को समझाया अच्छी तरह से। जो मौर्य वंश है उसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, CH लिख दे रहा हूं। इसका बेटा था बिंदुसार, बी लिख दे रहा हूं। इसका बेटा था अशोक, ए लिख दे रहा हूं। तो हमारा जो हो जाएगा ये कौन से वंश से? चंद्रगुप्त, बोलोगे से मौर्य वंश से। कौन से वंश से? तो बोलोगे आप लोग मौर्य वंश से। तो अब यहाँ पे जो मौर्य वंश का जो हुआ इसका बेटा बेटा तो अशोक कौन से वंश हो जाएगा? तो बोलोगे ये मौर्य वंश हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है, ठीक है। अब मौर्य वंश चंद्रगुप्त का क्या हो गया? पोता हो गया। बेटा किसका हुआ? बिंदुसार का हो गया। तो बोलोगे कि अशोक के पिता का नाम बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त पिता के बेटा का नाम, सॉरी अशोक क्या पिता का नाम बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटा का नाम बिंदुसार। चलो आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को समर्थन बना था? पहले जो ये जैन धर्म से था, है ना, आखिर वो कौन से बौद्ध भिक्षुक थे जिससे वो प्रभावित हो गए और उसको लगा कि नहीं मुझे भी बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए? बताओ, पहचानो जल्दी से वो कौन है, फटाफट से बताओ। तारा कुमारी, चलो गुड इवनिंग अभी बोल रहे अभी आ रही क्या? सूरज कुमार एंड संगम कुमारी, शेख मुजम्मिल। आप लोग का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जितने बच्चे आंसर एक लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा जो है इसका प्रमाण कहां से मिला था? सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण आपको पूछ रखा, बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि गोदीबारा का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग युगल सावधान भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? सॉरी, गोदीबारा का मतलब होता है ये बंदरगाह, इसको क्या कहते हैं? बंदरगाह, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? बंदरगाह जो कहते हैं, यानी जहाज रुकने का प्लेटफॉर्म, जहां पे जहाजें रुकती है, पानी जहाज। तो इसका अवशेष अभी बताया आप लोग कहां से मिला था? लोथल, जो कि कहां पे है? लोथल, जिसको हम कहते हैं गुजरात में है। ये कहां पे? लोथल गुजरात में है। और कौन सी नदी किनारे? तो बोलोगे आप लोग भोगवा नदी के किनारे। गुजरात में कौन सी नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कह रखा है निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? इनमें से पहचानो वो देवता जो कि सैंधव यानी सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। तो आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे विष्णु, शिव। शिव हो जाएगा ना, ऑप्शन बी पे हम लोग को लगाना है। 100 से सैंधव, 100 से शिव। क्लियर, याद रहेगा ट्रिक। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग का आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। तारा कुमारी, राजपूत एंड कौन है ये? नंदनी। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है घोड़े के हड्डियों के शाख जो है वो कहां से प्राप्त हुए? बताओ जल्दी से। जो घोड़े के हड्डियों के शाख जो प्राप्त हुए वो सुतकोत्रा से हुए। कहां से प्राप्त हुए? याद रखेंगे सुतकोत्रा। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है 23 का। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें है वो इनमें से कौन सी चीज की बनी है? क्या वो लोहे होगा, तांबे होगा, कांसे होगा, सेलखेरी होगा? तो आपको पता था कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें है एक सेलखेरी नामक पत्थर थी और उन पत्थर से जो है कि मोहरें बनी हुई थी, ठीक है। इन मोहरों का इस्तेमाल ये लोग व्यापार में करते थे। कोई भी सामान आयात करते थे यानी बाहरी देश से लेके आते थे या फिर निर्यात करते थे, बाहर देश भेजते थे, अपना एक मोहर लगा देते ताकि लोगों को पता चले कि ये कहाँ से आया हुआ है ना। जिस प्रकार से भी मोहर होते हैं, तो मोहर का इस्तेमाल जो सेलखेरी नामक पत्थर से करते थे। अभी तो हम लोग अलग अलग डिवाइस वगैरह आ गया मोहर के लिए, बहुत सारे जो है अलग अलग चीजें आ गया, लकड़ी वगैरह। देखो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बनवाली जो है किस राज्य में स्थित है? बनवाली हरियाणा में है, पंजाब में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, है ना। बताओ जल्दी से 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर लगाओगे? बनवाली के बारे में पूछ रखा, तो बोले सर बनवाली पूछ रखा है, हम लोग को हरियाणा लगाना है। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में है। हम लोग को आंसर ए पे राइट लगाना, 25 का क्या लगाना है? चलो शाबाश, बिल्कुल जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा लो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 पूछ रखा हम लोग को कि विच इज द ओल्डेस्ट नॉन रिकॉर्ड ऑफ इंडियन, यानी भारत का प्राचीनतम ज्ञान अभिलेख जो इनमें से कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए जो वेग जो क्या कहते हैं वोकजाकोई का अभिलेख है जो कि लगभग 1300 से 1400 ईसा पूर्व है। ये
है ना, 1300 से 1400 ईसा पूर्व, यानी आज से देखा जाए तो लगभग 3500 साल पुराना है ये, लगभग 3400 से 3500 साल पुराना है। ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या लगाना है? चलो, जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग को पूछ रखा है, मेगास्थनीज केम टू मेगास्थनीज केम टू पाटलिपुत्रा एज द एम्बेसडर ऑफ विच ग्रीक रूलर, यानी मेगास्थनीज जो है किस यूनानी शासक राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था, किस यूनानी शासक के? तो बोलोगे ये सेल्यूकस था। कौन था यूनानी शासक? सेल्यूकस था, जो कि मेगास्थनीज का एक राजदूत बनकर के आया था मौर्य वंश के काल में, ठीक है। और उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और इंडिका से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन सी पे राइट करना है, सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है हम लोग कलिंग का युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में लिखा गया है? इन विच रिकॉर्ड इज द कलिंग वॉर डिस्क्राइब, यानी कलिंग के जो युद्ध हुआ था अशोक और कलिंग के राजा के बीच में, किसके बीच हुआ था? तो बोलोगे आप लोग अशोक और कलिंग के राजा के बीच। इसका जो वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख मिलता है? 13वें शिलालेख, ऑप्शन डी। लगभग लाखों लोगों की जो है जान गई थी, यहाँ पे प्राण खोना पड़ा था इस कलिंग के युद्ध में, पूरा मैदान जो है खून से भर गया था, ठीक है। ये जो युद्ध हुआ था 261 बीसी को हुआ था। कब हुआ था? यानी 261 ईसा पूर्व को। ये युद्ध देखने के बाद अशोक ने अपने दिल को चेंज कर लिया और तब से जो है प्रण लिया कि मुझे आगे मैं ऐसा कोई भी युद्ध नहीं करना है जिससे बेवजह लोगों की मौत हो। और तब से वो बौद्ध धर्म को अपनाया और सारे अस्त्र शस्त्र जो भी उसका हथियार वगैरह सारी चीज उसी दिन से त्याग कर दिया और अपने अभिलेख वगैरह में छपवा दिया कि आगे से कोई भी किसी को युद्ध नहीं करना है, ठीक है। और इस वजह से धीरे धीरे इसका खतरा क्या हुआ कि धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन हो गया, क्योंकि युद्ध वगैरह छोड़ दिया तो समझ सकते हो जब कोई इंसान युद्ध छोड़ देगा तो लोग बाहरी आक्रमण क्या कमजोर समझ जाएगा, और इस वजह से मौर्य वंश का बाद में आकर के पतन हो गया। ये कारण था मौर्य वंश का पतन होने का। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, चीनी यात्री फयान किस शासक के काल में भारत आया था? बताओ। चाइनीज ट्रेवल फहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच रूलर? सो करेक्ट आंसर क्या लगाओगे? आपको पता होना चाहिए चीनी यात्री जो फहियान था ये चीन से पैदल आया था। कैसे आया था? तो बोलोगे पैदल आया था। और ये किसके दरबार में आया था? तो बोलोगे चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य, जिसको हम लोग कहते हैं विक्रम चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं। इसके दरबार में पैदल आया था। किस लिए आया था? तो बौद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए आया था? बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। चलो सॉरी सर, मैं काम भी कर रही हूं और क्लास भी। तारा कुमारी, चलो लग रहा है कि बहुत ज्यादा आप मेहनती हैं। चलो काफी अच्छा तरक्की करने वाले हैं अगर इस तरह कर रहे हैं तो। देखो यहाँ पे काफी बच्चे तो यहाँ पे बिना काम के क्लास नहीं करते सही से। क्वेश्चन 30 कर रहा है हम लोग को, मेगास्थनीज जो है किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? चलो बताओ। अभी बताया मैंने ना, मेगास्थनीज केम टू कोर्ट ऑफ विच इंडियन रूलर? सो करेक्ट आंसर लगाना आप लोग को चंद्रगुप्त मौर्य। क्या लगेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। इसी के दरबार में आया था, सेल्यूकस ने भेजा था, राजदूत बन के आया था। कहाँ का था? यूनान का था। कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बोलोगे इंडिका। क्लियर है? आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन जो था वो किस प्रकार का था? बताओ फटाफट से। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका जो प्रशासन था वो एक तरह का जो है ना राजतंत्र लोकतंत्र नगर पालिका जैसा था, है ना। नगर पालिका सिटी के जैसा था ना, नगर पालिका। यानी ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना। जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बताओ। विच वीआर द काउज ऑफ द डिसलाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या विदेशी आक्रमण होगा? बोलो सर बिल्कुल होगा। कई सारे अवशेष प्राप्त हुए, कई सारे विद्वान ने कहा कि विदेशी से आए आर्य लोग और हड़प्पा सभ्यता को लूट लिया, मार दिया और इस वजह से इसका पतन हो गया। तो हमारा ऑप्शन तो ये राइट हो रहा है। क्या प्राकृतिक कारण होगा? तो इसके भी अवशेष मिले हैं कि बाढ़ आए, भूकंप आए और इस वजह से हड़प्पा सभ्यता जो है पूरी तरह से तबाह हो गया और इसका अंत हो गया। तो बोलोगे सर दूसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट जा रहा है। मानवीय कारण होगा तो कहा जाता है मानव ने अपने चीजों को वो दिन दिन रहते क्या किया, अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, संसाधनों को सही उपयोग नहीं कर पाया और जिस वजह से क्या होगा भूखमरी और क्या व्यापारिक वगैरह सारा चीजें बैठ गई और इसका
पतन हो गया। तो उपयुक्त सभी जो हमारा कारण जो है सही फिट हो रहा है, सो ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करना है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता कोई एक कारण जो है पूरी तरह से ठोस रूप से साबित नहीं हुआ है, सबने अपना अपना एक अंदाज लगा रखा है। तो ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट करेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। बताओ, हड़प्पा सभ्यता के जो पूरा हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कुछ शहर निकले, जैसे बलूचिस्तान, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, आलमगीर, इनमें से वो कौन से शहर है जहां से एक मूर्ति निकला है और मूर्ति के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाई देता है? तो बोलोगे वो जो शहर है वो हड़प्पा है। क्या है? हड़प्पा है। आंसर हम लोग को सी पे लगाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखिएगा, कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल की उत्खनन हुआ था? डेफिनेटली काफी इजी क्वेश्चन है और आई होप कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही करेंगे। बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे हम लोग को पूछ रखा है सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को क्यों कहा जाता है, मैंने तो आपको समझा दिया कि जो पूरा सभ्यता जो था, एक नदी थी बहती थी, वो नदी का नाम था क्या था? बोलोगे सिंधु नदी थी। और इसी के चारों तरफ इधर गिर्द जो है सभ्यताएं जो बसी हुई थी, इस वजह से इस सभ्यता को जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, पूरे हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता में है। लेकिन जब इस सभ्यता की खोज हुई कई वर्षों के बाद, यानी लगभग 1800 के क्या कहते हैं 19वीं शताब्दी में जब शुरू हुई इसकी खोज, तो सबसे पहला जो शहर निकला था तो बोलोगे वो हड़प्पा निकला था। सबसे पहला खोज में कौन सा शहर निकला था? हड़प्पा निकला था। अतः जो हमारा हड़प्पा की वजह से इन पूरे सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो वो शहर कौन सा था? हड़प्पा था, जिसकी खोज 1921 में हुई। उसके बाद निकला मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 में हुई थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। आई होप की सारी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग को, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? बताओ 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या लगाओगे? इनमें से वो कौन से स्थल है जहां से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले? बताओ 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। काफी सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। चलो देखो यहाँ पे, अगर आपको पूछे किस सिंधु स्थल से, तो बोलोगे मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी पे राइट करना है। क्या लगाना है? काफी बच्चे बी लगा रहे हो, बी नहीं डी लगा देना है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा हम लोग को, भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है वो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? भारतीय इतिहास का वो कौन सा काल है जिसको स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं? चलो फटाफट से आंसर करो। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे हो। वेरी गुड, वेल डन। देखो यहाँ पे जो गुप्त काल है ना, गुप्त काल को भारतीय क्या कहते हैं कि इतिहास का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। आंसर हम लोग को बी पे लगाना है। बोलो क्यों? क्योंकि उसी टाइम पे महान महान वैज्ञानिक गणितज्ञ लोगों की जो है आए और क्या कहते हैं अचानक से पूरे जो ऑल्डेन मतलब जो युग था उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया, टेक्नोलॉजी का विकास किया और इस वजह से इस काल को जो है स्वर्ण काल के यानी गोल्डन एज के नाम से जाना गया। आंसर हम लोग को लगाना है गुप्त पीरियड। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर मेंशन इन अर्थशास्त्र? यानी अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो डेफिनेटली काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि अर्थशास्त्र में टोटल 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। चाहे आपको अर्थशास्त्र पूछे, चाहे आपको महाभारत पूछे, चाहे आपको मनुस्मृति पूछे, सारे में जो है आपको लगाना है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। प्रथम जो 4 प्रकार के विवाह है वो उत्तम माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? वो उत्तम माने जाते हैं यानी अच्छा माने जाते हैं। और जो लास्ट के जो 4 विवाह है वो निम्न कुल के माने जाते हैं, वो इतना अच्छा नहीं माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, अर्थशास्त्र की रचना जो है वो कब होती है? बताओ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। चलो तो बोलो कि अर्थशास्त्र की जो रचना होती है वो तीसरी शताब्दी में यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को ऑप्शन डी पे लगाना है। काफी बच्चे सी लगा रहे हो, सी नहीं लगाना, सी नहीं लगाना, ऑप्शन डी पे लगाना। ठीक है, ऑप्शन डी याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र इनमें से कौन है? क्या वो फहियान है, वेनसांग है, हर्ष है, कुमारगुप्त है? बोलोगे कुमारगुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किया था। ठीक है, इसका विद्यार्थी पूछ रखा, हर्ष भी नहीं होगा। वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में चीन का ये यात्री था जो कि पढ़ने के लिए आया था। कहाँ का था? चीनी यात्री था।
फहियान भी जो चीनी यात्री था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, पैदल आया था, ठीक है, बौद्ध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, लेकिन ये नालंदा में नहीं आया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र हो जाएगा वैनसांग। आंसर हम लोग को बी पे लगाना है, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन जितने बच्चे बी लगा रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हम लोग को किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी इनमें से वो गुप्त शासक आपको पहचानना है जिसको सिक्के पर वीणा बजाते हुए देखा गया है ना। सिक्का है और सिक्का में क्या बजा रहा है, वो वीणा बजा रहा है, ठीक है, क्या बजा रहा है, ये जो वीणा बजाने वाला होता है ना, वो वीणा लेकर के बजा रहा है, ठीक है, वो है समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए देखा गया सिक्का में, ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग को सी पे राइट करना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक जो है संबंध नहीं था। इनमें से वो देश आपको पहचानना है जो सिंधु सभ्यता लोग जो है व्यापार नहीं करते थे उसके साथ। तो बोलोगे क्या होने वाला है, मेसोपोटामिया, बोलोगे सिर्फ इसके साथ करता था, ये आंसर जो है हमारा सही नहीं होगा, मतलब ये करता था ईरान, ये भी इसके साथ भी करता था, अफगानिस्तान करता था, लेकिन चीन जो है ना, चीन इसके साथ व्यापार नहीं करता था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी पे राइट करना है। क्या लगाना है, ऑप्शन जितने बच्चे डी लगा रहे हो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है हम लोग को हु वाज द मेन डेटी ऑफ द इंडस, है ना, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, बताओ फटाफट से। तो प्रमुख देवता जो मानते वो लोग पशुपति महादेव को, किसको मानते, पशुपति महादेव। अपना आंसर जो है सी पे राइट लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, चलो जितने बच्चे सी लगा रहे हो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग को क्लास को छोड़ना नहीं है, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को देख के चलना है। 10 क्वेश्चन देंगे, आपने पिछली क्लास देखोगे ज्योग्राफी का, और मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिया था, आपको यकीन नहीं होगा 7 क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन से आया हुआ था। 7 क्वेश्चन, अगर ज्योग्राफी वाला क्लास जो अभी भी अवेलेबल है जाके आप लोग देख लीजिए, तो इसलिए आपको सब्जेक्टिव देंगे 10 क्वेश्चन, और बिल्कुल आपका चांस है कि वहीं से आएगा। सिंधु घाटी से बताया कौन सा स्थल मृतकों का टीला, तो आपको बोलोगे मोहनजोदड़ो, आंसर हम लोग को सी पे राइट करना है, ठीक है, मृतकों का टीला, है ना। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है। इनमें से वो कौन सा स्थल है जिसको सिंध का बाग के नाम से जाना गया, तो बोलोगे सर सिंध का बाग, ये तो अपना सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जिसको सिंध का बाग कहते हैं या फिर मृतकों का टीला कहते हैं। ये अपना जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जिसको मृतकों का टीला, यानी यहाँ पे जो है काफी जो बाहरी विदेशी आक्रमण आए थे, सबको लूट लिए थे और सबको मार दिए थे, और बहुत सारी जो है मृतकों के हड्डी प्राप्त हुए हैं, इस वजह से इसको मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, याद रहेगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप जो था वो किस प्रकार का था, बताओ फटाफट से, समाज का जो स्वरूप था। 42 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन है। चलो तो बोलो सर 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाना है मात्र सतात्मक, है ना, मात्र सतात्मक, आंसर हम लोग को जो है ए पे राइट लगाना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है कि जीवक की ख्याति जो है किस रूप में थी, जीवक की ख्याति। तो जीवक जो है एक क्या था, महात्मा बुद्ध का निजी वैद्य था, निजी हकीम था। तो ये बोल रहा है कि जीवक जो है वो उसकी ख्याति, उसकी उपाधि क्या थी, तो ये एक वैद्य के रूप में था, एक हकीम के रूप में था, जिसको हम हकीम कहते हैं, वैद्य कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन हम लोग को सी पे लगाना है। क्या लगाना है, आंसर इस क्वेश्चन का राइट सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हम लोग को कि अंगराज आधुनिक बिहार के किस जिले में अवस्थित है। अंगराज के बारे में पूछ रखा, बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे। अंगराज आधुनिक बिहार के जो है भागलपुर जिला में स्थित है। बताओ कितने बच्चे जो कि भागलपुर से हैं। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी पे लगाएंगे। चलो शिखा कुमारी ए लगा रहा है और राजपूत बॉय सी लगा रहा है। अरे अंगराज भागलपुर लगाना है, डी पे लगाना है, ठीक है। पिछली क्लास में आप लोग को सारे क्वेश्चन पढ़ाया हुआ, सारे इतना हिंदी भूल गए आप लोग। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा हम लोग को बिंबिसार का संबंध जो है वो किस वंश से था। तो बिंबिसार बोलोगे सर, बिंबिसार अभी तो मैंने आप लोग बताया बिंदुसार और एक होता है बिंबिसार, दोनों में कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना। जो बिंदुसार है वो बिंदुसार आपका मौर्य वंश का है, बिंदुसार मौर्य वंश का। तो यहाँ पे मौर्य वंश नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बिंबिसार पूछ रखा, और बिंबिसार जो हर्यक वंश से था, क्योंकि हर्यक वंश का ये पहला शासक था।
हर्यक वंश का पहला शासक जो था बिंबिसार। पूछेगा कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए बिंबिसार। तो हर्यक वंश ने सबसे पहले जो शासन किया था मगध पे किया था। अगर बोलेगा कि मगध पर पहला शासन जो है कौन से वंश ने किया था, तो अपना हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन था, बिंबिसार। तो यहाँ पे पूछ रखा बिंबिसार का संबंध टू विच डायनेस्टी डिड बिंबिसार बिलोंग, सो करेक्ट आंसर इज हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, आंसर बी पे हम लोग को राइट करना है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को जारासंध का संबंध इनमें से किस वंश से है। बताओ फटाफट से 49 का आंसर आप लोग क्या लगाओगे। जारासंध का संबंध पूछ रखा है कि जारासंध का संबंध जो है ये वृहत वंश होगा, वृहत वंश। आंसर हम लोग वृहत वंश, आंसर बी पे हम लोग को राइट लगाना है। ठीक है, 49 का आंसर बी लगाएंगे। तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित है। तक्षशिला जो कि एक नामी गिरामी जो है एक विद्यालय था, जहां पे जो है काफी लोग जो है पढ़ाई करने के लिए आते थे दूर दूर से। ठीक है, और ये अभी जो है गंधार राज्य में, अभी ये फिलहाल पाकिस्तान में है। ये अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में है तक्षशिला। ठीक है, तो कौन से राज्य में, गंधार राज्य में। हम लोग को 50 नंबर का आंसर सी पे लगाना है। क्या लगाना है, चलो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी। बिल्कुल, गंधार राज्य में जो है तक्षशिला है, और अभी कहाँ पे, वर्तमान में पाकिस्तान में। यहीं से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य, जो कि उसके प्रधानमंत्री बने बाद में, यहीं से जो पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे। ठीक है, तो आंसर हम लोग को यहाँ पे सी पे लगाना है। हम लोगों ने टोटल जो है 50 क्वेश्चन जो है इस क्लास में किया है। कितने क्वेश्चन किया, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। 50 में आपका स्कोर क्या रहा बताइए। अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा। पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की चांस है। सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से हम लोग को देख लेना है इस क्लास में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से देख लेना है, और बिल्कुल आपके जो है यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, मैंने आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, ज्योग्राफी का 10 क्वेश्चन, और पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को सब्जेक्ट में क्वेश्चन में पूछे जाने वाले हैं कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। पुरातत्व मतलब पृथ्वी के अंदर से हम कोई भी सामग्री निकालते हैं, कोई भी चीजें निकालते हैं, और निकालने के बाद हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं, पुराने जमाने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि पुराने जमाने में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, यानी इतिहास हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग पुरातत्व कहते हैं। क्लियर है। मान लो मेरा पेन जमीन के अंदर चला गया था, आज से कुछ साल पहले, हजारों साल पहले मुझे ये पेन जमीन के अंदर से मिला, इसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, और इस लिखावट से हमने पुराने जमाने के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में मुझे थोड़ा बहुत भी जानकारी मिल गया। अब ये मेरा पेन क्या हो जाएगा, पुरातत्व कहलाएगा। क्लियर है। तो देखो हम लोग को लिखना किस तरह, पुरातत्व अतीत की खोज का विज्ञान है। इसमें पुराने अवशेष का अध्ययन करके हम जानते हैं कि पहले के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे और क्या करते थे। क्लियर है, काफी सिंपल। मैंने ये आंसर दे दिया आप लोग को। क्वेश्चन दूसरा अगर पूछे, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो अभी मैंने आप लोग को समझाया, जो पूरे सिंधु जो सभ्यता है ना, इन सारे सभ्यताओं में सबसे पहले जो खोजा गया शहर था वो अपना हड़प्पा था। सबसे पहले जो खोजा गया शहर था, क्या बोलोगे, बोलोगे वो हड़प्पा था। और जब हड़प्पा है तो जाहिर सी बात है, जो पहला किसी का बेटा होता है तो वही बेटा जो फेमस हो जाता है। तो उसी तरह पूरे सभ्यता में जो पहला शहर हड़प्पा निकला, और इसी वजह से फेमस हो गया, और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लिखना किस प्रकार, ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे सबसे पहले 1921 में पंजाब के हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया। हड़प्पा में खुदाई के दौरान पुरातत्व विज्ञान ने, या फिर हम कहते हैं पुरातत्वविदों को, एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले, जिसमें सड़कें, नालियां और सार्वजनिक भवन शामिल थे, जिसको हम हड़प्पा कहते हैं, और इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। क्लियर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को पूछा जा रखा है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में आप लोग को लिखना है। यह है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। जैसे इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, क्या है इसमें खूबी, वो लिखना है आप लोग को। तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की उन्नति का प्रमाण है। ये दिखाता है कि उस टाइम पे लोग कितना उन्नत थे, कितने लोगों की सोच डेवलप थी। ठीक है, अब लिखना कैसे कि यह स्नानागार लगभग 12 मीटर लंबा है, 7 मीटर चौड़ा है, 2.4 मीटर गहरा है। यानी ये जो लंबा है इसे, है ना, ये 12 मीटर है, ये जो चौड़ा है इसे, ये चौड़ा हमारा 7 मीटर है, और ये गहरा जो है पानी वो है हमारा 2.4 मीटर।
इसमें ईंटों की बनी दीवार है, देख लो आप लोग चारों तरफ ईंटों की बनी क्या है, दीवार है। फर्श भी जो है ईंटों से बना हुआ है और इसमें जल निकास के लिए नालियां भी थी। जल निकास के लिए जो है दो जो है इधर से साइड में नालियां थी, जो पानी खराब हो जाए तो उसको निकाल दिया जाए और फिर नया पानी को भरा जाए दूसरे नाली से, ठीक है। तो ये सारी सुविधा थी, ये सारे इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानघर की खोज की गई थी या बनाई गई थी। कह रहा हम लोग को हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको समझाना है ये कहां कहां तक फैला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसका विस्तार बोलोगे तो 26, पहले इसका मतलब बोले तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। इसका जो है विस्तार जो था वो कब से कब तक था, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। यह सभ्यता उत्तर पश्चिम भारत के पाकिस्तान क्षेत्र में फैली हुई है, जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो आप लोग को इस प्रकार से इसका आंसर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को कह रखा है अशोक के धम्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है, यानी अशोक के धम्म के बारे में आप लोग को बताना है। तो आपको समझ में आ गया जो अशोक जो है वो क्या किया था, जो कलिंग का युद्ध में जो है जीत हासिल की और उसके बाद उसका हृदय जो है पूरी तरह से चेंज हो गया और वो बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म से जो भी अच्छी बातें लगा उसका प्रचार प्रसार करके लोगों के लिए लोगों में फैलाया कि ये करो ये मत करो, अच्छी अच्छी चीजों को फैलाया, जिसको अशोक का धर्म कहा जाता है। तो अशोक के धर्म का मतलब अच्छे आचरण में क्या हो जाएगा, अहिंसा हो गया, यानी हिंसा नहीं करना, लड़ाई युद्ध नहीं करना, सत्य यानी सच बोलना, करुणा मतलब दया लोगों के प्रति। अशोक ने अपने शासन में लोगों को सही तरह से जीने के लिए प्रेरित किया और सभी धर्म के प्रति सही क्या कहते हैं सहिष्णुता दिखाई, यानी सभी धर्म के प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, और वो सारे धर्म को जो है लेकर के चला, ठीक है। और वह चाहता था कि लोग नैतिकता और शांति का पालन करें, लोग जो है अपने आप को जो है इस सब युद्ध और झूठ उठ में ये इस तरह खराब की दुनिया में ना फंसे, एक अच्छा इंसान बने, एक नेक इंसान बने, ठीक है। यही था अशोक का धर्म यानी धम्म। क्वेश्चन 6 के हम लोग को मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों को संक्षिप्त विवरण दीजिए, यानी मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में हमें क्या वो सोर्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि हाँ मौर्य काल की कोई मतलब वंश था मौर्य नाम से। देखो किस प्रकार से लिखना है। मौर्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपको पता होगा, जो कौटिल्य है जिसको चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त कहते हैं, उसका एक अर्थशास्त्र है जहां से हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का कई अभिलेख मिला है जिससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध और जैन ग्रंथ मिले हैं और साथ ही साथ यूनानी यात्रियों के लेखन, ये स्रोत हमें उस समय के शासन, समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। क्लियर है? आप लोग को पूछेगा, आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन हम लोग को कुछ इस प्रकार से पूछा जाने वाला है कि महाजनपद से आप क्या समझते हैं। महाजनपद आपको पता होना चाहिए, जैसे हमारी कोई एक जिला होती है उसको हम लोग जनपद कह सकते हैं, कई जिला मिलकर के एक राज्य बनता है जिसको हम लोग महाजनपद कह सकते हैं, सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। तो महाजनपद हम किस तरह लिखेंगे कि महाजनपद प्राचीन भारत के बड़े बड़े राज्य थे जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच थी है, 6ठी से 4थी ईसा पूर्व के बीच में थी, ठीक है, मौजूद थे। ये राज्य महत्वपूर्ण थे और उनमें से मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया, अवंती हो गया, जैसे बड़े बड़े महाजनपद शामिल थे। सबसे बड़े और शक्तिशाली जो महाजनपद था वो अपना मगध, जो कि बिहार का पुराना नाम है, ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा कलिंग के युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कलिंग का युद्ध के बाद अशोक को युद्ध और हिंसा में गहरा आघात लगा। कलिंग की युद्ध जो लड़ी गई थी वो 261 बीसी में। उसने अहिंसा यानी किसी से युद्ध नहीं करना, करुणा यानी दया का मार्ग अपनाया। इसके बाद उसने अपने शिलालेख यानी जितने भी शिलालेख बनाए, लिख करके खरोच करके बोर्ड वगैरह बनाया बहुत सारा, ठीक है, जो आप लोग देखते हैं बड़े बड़े इस प्रकार से बोर्ड स्तंभ रहते हैं, उसमें लिख लिख करके रखा रहता है, इसको हम लोग कहते हैं शिलालेख, ठीक है। शिलालेख में धम्म को फैलाने और लोगों को सही आचरण की शिक्षा देने की, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कलिंग का युद्ध पर अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा। जब कलिंग का युद्ध हुआ कई लोग जो है मारे गए थे, जिससे अशोक का हृदय जो है चेंज हो गया। उसके बाद उन्होंने कई शिलालेख बनाया और लोगों को एक अच्छी प्रेरणा दी, लोगों को कहा कैसे रहना है, कैसे जीना है, ठीक है, किस प्रकार से हमें अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाना है और आगे अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। ये सारी चीजें परिवर्तन आया अशोक में। जबकि हालांकि पहले जो बहुत क्रूर और युद्ध के प्रति उसको बहुत ज्यादा जो मन था कि हम युद्ध करके हर जगह फतह हासिल करें और लोगों को खत्म कर दें, लेकिन बाद में उसका हृदय चेंज हो गया।
मगध साम्राज्य पर टिप्पणी लिखे तो बोलेंगे हम लोग मगध प्राचीन भारत के प्रमुख महाजनपदों में से एक था, जो गंगा सोन नदियों के संगम क्षेत्र में स्थित था। यह अपने सामरिक और भौगोलिक स्थान के कारण तेजी से शक्तिशाली बना। यानी सामरिक तो हुआ ही, भौगोलिक यानी पूरे जो उसकी पहाड़ नदियां वगैरह सब चीजें हैं, इन सब की वजह से क्या हो गया और तेजी से शक्तिशाली बन गया। मगध के शासक जैसे बिंबिसार हो गया, सबसे पहला शासक हर्यक वंश का संस्थापक, अजातशत्रु उसका बेटा बिंबिसार का बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश का संस्थापक। ऐसे कई शक्तिशाली साम्राज्य राजा है जो कि साम्राज्य में बदलाव लाया या फिर बदल दिया। मगध साम्राज्य ने केवल सैन्य शक्ति नहीं बल्कि कला, संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रचार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम लोग को मगध साम्राज्य के बारे में टिप्पणी लिखने बोलेगा, डिस्क्राइब करने बोलेगा, तो हम लोग इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को कह रखा है, इतिहास के लेख में अभिलेख का क्या महत्व है। तो बोलोगे सर इतिहास के लेख में अभिलेख का महत्व पूछेगा, तो अभिलेख पत्थरों या धातु पर खुदे हुए लेख होते हैं। इतिहास को समझने में मदद करते हैं क्योंकि इसमें पुराने समय की जानकारी होती है। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, उनके राजा कौन थे और वह क्या करते थे। ठीक है, तो ये पता चलता है हम लोग को इतिहास में, इतिहास लेखन को अभिलेख से। अभिलेख समय पुराने जमाने के बारे में इतिहास मिलती है, कैसे लोग खाते थे, क्या करते थे, क्या पीते थे, किसके साथ युद्ध हुआ था, क्या हुआ था, ये सारी जानकारी हमको अभिलेख से मिलती है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के थे, आप लोग को प्रॉब्लम अगर हुआ होगा हिंदी वाले में, तो मैं आपको जानकारी बता दूं, जो आपने कोर्स लिया है, कोर्स में चैप्टर 1 चैप्टर 2 में ये सारे क्वेश्चन आपको इंक्लूड मिलेंगे इंग्लिश वाले। सिर्फ यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि वो क्वेश्चन आके इसमें नोट्स में दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन जो 10 लिया है मैंने चैप्टर 1 चैप्टर 2 से लिया है, और ये सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल गया है। जो आपका सब्जेक्टिव वाला नोट्स है उसमें आप लोग को मिल जाएगा, वहां से आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी जो हिंदी मीडियम है आप लोग तो यहाँ पे देख लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। बाकी आप लोग जो भी क्लास को आप लोग लाइक नहीं किया अभी तक, फटाफट से लाइक कर दीजिए, देरी नहीं करना आप लोग को। चैनल के साथ जुड़ जाना है, रेगुलर आप लोग को इसी तरह से क्लासेस मिलेगी। जितने भी आप लोग क्लास होगा सारी चीज आप लोग को याद रखना है कि क्लासेस यहाँ पे डेली 6 बजे होती है, 6:30 को होती है, डेली 6:30 बजे क्लासेस होती है। डेली आप लोग को रेगुलर क्लास करना है। बाकी आपके दोस्त वगैरह जो भी अभी तक एडमिशन नहीं किए, आप लोग फटाफट से एडमिशन कर लीजिए। नंबर आप लोग को दी गई है, या वहीं पे बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। काफी कम प्राइस में आपको जो है पूरे साल हर तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, नोट्स हो, पीडीएफ हो, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ऑनलाइन टेस्ट, क्विज, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल पूरी तरह से हेल्प जाएगी जब तक आपका एग्जाम एंड ना हो जाए, और 450 प्लस मार्क्स देने की आपको गारंटी भी दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग फटाफट से, आपके दोस्त वगैरह है जो भी है अभी तक ज्वाइन नहीं किया, आप लोग फटाफट से ज्वाइन करवा दीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं सेशन में अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।